डी टी इज इक्वल टू के जीरो आ गया। इक्वेशन 1 कहलाएगी। के जीरो क्या है? के जीरो क्या है? बोलो के जीरो क्या है? हियर के जीरो इक्वल टू, के जीरो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये क्या है आपका? के जीरो है। अब देखो ये इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन जो 1 आई है ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। क्या कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास आई है, इसलिए ध्यान रखना। इक्वेशन 1 इज नोन एज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ध्यान रखना मेरी एक बात, हम जितनी भी ऑर्डर पढ़ेंगे, अब पीछे का सब कुछ भूल जाना चाहिए, हम जितनी भी ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उन सब में क्या करने वाले हैं अपन? उन सब में क्या करने वाले हैं? ये तरीका सब में अपनाना है आपको। के जीरो ए माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ध्यान रखना, जो भी आप आगे स्टेप करोगे उसमें कुछ नहीं करना, ये तो आपकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सही है, कौन सी? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको यही करना है। अब क्या करना है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद में, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद में ध्यान रखना, इस के पास में जो भी होगा, के पास में जो भी होगा उसको उठा के नीचे ले आते हैं इधर, और जो डी टी होता है उसको उठा के हमेशा इधर ले आते हैं। आपको हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है। तो जैसे मैंने क्या किया, अब के पास में तो कुछ है नहीं, तो उसको नीचे नहीं लेके आएंगे, डी टी को केवल उधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा आपके पास? डी एक्स इज इक्वल टू के जीरो डी टी। ठीक है भाई, ओके। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। तो जैसे हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, ऊपर लिख दूँ? लो लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख, चलो ऊपर लिख देते हैं। क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के जीरो डी टी। यही आएगा, यही आएगा। अब ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, एनी कांस्टेंट, वो चाहे आप डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा बाहर आ जाती है। तो के नोट क्या है? के नोट है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या? तो क्या आ जाएगा? इस इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे आप? के जीरो, ठीक है, और अंदर कौन आ जाएगा? डी टी। अब सुनना एक बात और, एक बात और सुनना भाई, अगर आपको लिमिट गिवन होती है कि आपको इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ करना है, ठीक है, अगर आपको लिमिट गिवन होती है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डजंट यूज एनी कांस्टेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डजंट यूज एनी कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको लिमिट गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के कंप्लीट होने के बाद में कोई कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। लेकिन बट इफ़ एनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डजंट गिवन देन वी यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट आफ्टर कंप्लीशन इंटीग्रेशन। मैंने क्या कहा, अगर आपको लिमिट नहीं गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर लिमिट नहीं गिवन होती तब भी बता रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन के कंप्लीट होने के बाद में हम एक कांस्टेंट वहाँ पे लिखते हैं और उस कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन कह देंगे। ठीक है भाई, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डी होता है, जिनके पास भी डी लगा होता है, इंटीग्रेशन में उनका डी हट जाता है, तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू
K0 का K0, फिर dt का क्या हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। कुछ बुक्स या कुछ लोग, कुछ टीचर्स इसको i भी लिखते हैं। लिखो, आपकी मर्जी उनकी मर्जी, जो आपको लिखना है लिखो, मैं तो इसको c लिखूँगा, ठीक है, आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, और बस लेकिन लिख देना कि किसको क्या लिख रहे हो। c क्या है, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब ये अपने काम का नहीं है, आने को तो आ गया, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, हटाना है। ये स्टेप से आपको हर उसमें फॉलो करनी है, आपको हर ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करनी है, ठीक है। एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, आप कोई भी निकालो, nth भी निकालो, उसमें आपको यही स्टेप फॉलो करनी है जो मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, अब हमें क्या नीड होगी, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना ऑलवेज, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। देखो रे, जब t इज इक्वल टू 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 था तो x क्या था, 0 था। तो आपको ये वैल्यू हमेशा यहाँ पुट करनी होती है, ऑलवेज। और ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस डाटा को तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको यहाँ पुट करना है आपको, ठीक है। इसको इक्वेशन कह दो आप 2। तो इन डाटाज को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो अपने पास क्या है, x की जगह क्या रखा आपने, 0 रखा, इज इक्वल टू K0 डॉट t की जगह क्या रख दिया, 0 प्लस का c। तो यहाँ से बताओ c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इनटू इक्वेशन 2। जैसे ही वैल्यू पुट किया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू K0 t। बोलो आ गया क्या, आ गया। मुझे बताओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते हो क्या, अरे बोल भी दो, अब लिख सकते हो क्या, x प्रोपोर्शनल टू t। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे K0, वापस ही आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इसका यूज़ बताऊंगा मैं, ठीक। ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, K0 इज इक्वल टू x ओवर t लिख सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। समझ में आ गया, क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन अपने पास आई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन अपन इनको कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक बार अपन हाफ लाइफ और पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर अपन, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, भाई ध्यान रखना। हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बोलो। अपन कहेंगे कि जिस टाइम पे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसे क्या कहोगे आप, हाफ लाइफ, ठीक है। या फिर आप कह दोगे जिस टाइम में जो रिएक्शन है वो आधी कंप्लीट हो जाती है, उसको क्या कहोगे आप, हाफ लाइफ कहोगे, ठीक है। तो आप लिख लेना, द टाइम एट विच initial concentration of reactant initial concentration of reactant become half called half life, दूसरा क्या कह सकते हो,
the time at which reaction is complete half, ठीक है, the time at which reaction is half complete, ठीक है, the time at which reaction is half complete called half life, ठीक, ओके। For calculation of half life, तो क्या करना है आपको, किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ आपको अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है कि जो t है उसकी जगह तो T1/2 लिखना है, t की जगह तो क्या पुट करोगे, T1/2 पुट करोगे, एंड जो x होता है उसकी जगह A0/2 पुट करना है। x मतलब जो प्रोडक्ट कितना बना, तो आप क्या कहोगे कि रिएक्टेंट का जहाँ हाफ हो जाएगा, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट का जहाँ हाफ, कंसनट्रेशन का जहाँ हाफ हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। एक्स की जगह क्या पुट करनी है आपको, तो A0/2 पुट करना है बस। ये दोनों जहाँ भी पुट करोगे, और पुट किस में करोगे, इंटीग्रल रेट इक्वेशन में पुट करना है। कहाँ पुट करना है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन में पुट करना है। स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, अपने पास लास्ट स्टेप ये आई थी, इक्वेशन ये आई थी, तो अब अपने को इसी में पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू K0t, ठीक है। पुट करो, x की जगह क्या लिखोगे, A0/2 इज इक्वल टू K0 डॉट, ठीक है, क्या लिखोगे, T1/2। वैल्यू किसके फाइंड करनी है, T1/2 की। क्या आएगा, A0/2 K0, क्या आएगा, A0/2 K0। बोलो भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया अगर आ गया तो, ठीक। ये आपका जीरो ऑर्डर था, उसका मैथमेटिकल जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। जीरो ऑर्डर का मैथमेटिकल पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जब पढ़ेंगे ना, तो आपका सब कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार इसको रफ़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ़ कर रहा हूँ। अभी तो आधा ही नहीं पढ़ा आपने। पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जो जीरो रिएक्शन इसके क्या पढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो मिटाऊँ इसको, चलो तो ठीक है भाई, ठीक, ओके। चलो, एडिशनल चीज़ है, या तो आप चाहो तो जब नोट्स पेपर आप कर रहे हो तो या तो नोट्सों के नीचे लिख लो, या फिर कोई दूसरे पेज में आप उसको लिख लो। लेकिन याद आपको रखना है तो कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो, या कॉपी के जस्ट बैक पेज पे लिख लेना, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। देखो भाई, आपको 4 ग्राफ में बनाना सिखा रहा हूँ। पहला है y इज इक्वल टू mx। अगर ये वाली इक्वेशन आपके पास आती है तो इस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा, इधर आपको y लेना है, इधर आपको x लेना है, ठीक है। ये बनता है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ये कर्व बनता है, और इसका जो स्लोप होता है वो कितना आएगा, m। इसका स्लोप क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx। क्या होता है, dy/dx। ये y एक्सिस पे देखो, इस मान लो आपको इसको इस पॉइंट पे क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। तो आपने ये लो, y की जो y एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है उसको नोट कर लिया और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और इसी पॉइंट पे x एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है
उसको नोट कर लिया और इसका डिफरेंशियल कर दिया और दोनों का रेशियो निकाल लिया, क्या आ जाएगा वहाँ से स्लोप आपके पास आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे निकलो, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ निकालो, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, दोनों में वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर भी आप निकाल के चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मिटाओ उसको, वेरी गुड। तो ये आपका क्या बना, पहला कर्व बना। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगा। इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, इधर y इधर x। इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जस्ट ऊपर से अप टू डाउन गिरता हुआ बनेगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस का m। देखो ये रहा स्लोप, क्या आएगा, माइनस का m आएगा। वैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो देखो y एक्सिस पे वैल्यू मैक्सिमम है, x एक्सिस पे क्या है, मिनिमम, तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तीसरा देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। ठीक है भाई, ओके। तो देखो इधर कौन आएगा आपका y, इधर कौन आएगा आपका x। अब ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो कर्व है, ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनता है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स का ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बन रहा था, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका जो स्लोप होगा, बोले भी तो क्या आएगा, m आएगा क्या, वेरी गुड। और ये जो c आपके पास आया है c, ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट इसको अपन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्या कहते हो, इंटरसेप्ट। वैल्यू क्या है इसकी, c, ये रही। ठीक है, याद रखना, कर्व याद रख लेना कि कौन सी इक्वेशन का कौन सा कर्व बनता है। चौथा, फोर्थ, एक मिनट सॉरी, इक्वेशन में नहीं लिखी, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का c। ओके, तो आप लिखो इधर y एक्सिस, इधर लिखो x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस, और येलो बना इसका कर्व, ऐसे गिरता हुआ बनेगा, बिल्कुल इसको क्रॉस कर जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को नहीं है। अब इसका जो स्लोप आएगा वो तो क्या आएगा, माइनस का m आएगा। ठीक है, स्लोप क्या आएगा, माइनस का m आएगा। और देखो, और देखो, ये जो जगह है अंदर वाली, इसको क्या कहोगे, इंटरसेप्ट। अब ध्यान रखना, माइनस एम एक्स का तो ऊपर से गिरता हुआ आया था, ओरिजिन से, मान लो ऊपर वाले से, और माइनस एम एक्स प्लस सी का ऊपर से थोड़ा नीचे से आ रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट, क्या है आपका इंटरसेप्ट। वैल्यू क्या है इसकी, इसकी वैल्यू है c। ठीक, एक और बनता है, बनाना चाहो बना लेना, y इज इक्वल टू एम बाई एक्स। ठीक, ये y और ये x, कुछ ऐसा बनता है भाई, ध्यान रखना, y इज इक्वल टू एम बाई एक्स का कुछ ऐसा कर्व बनता है। ठीक, मैंने तो ये चार ही थे, इन्हीं से अपने को कर्व फॉर्म करने। ठीक है, वेरी गुड। विटामिन को रफ करूँ, बहुत बढ़िया, चलो हो जाएगा याद। अब देखो हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ध्यान रखना भाई, एक पॉइंट आपको बताऊंगा, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आप इन नोट्स को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो भी आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट, तो जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप, तो फर्स्ट पॉइंट आपको वही पढ़ना है
कि जो जीरो रिएक्शन होती है उसकी रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। आपको फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ना है, ठीक। तो लिख लो आप, फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड मोल पर लीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। देखो मैंने कहा था जीरो ऑर्डर में संयोग से ऐसा हो जाता है कि रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बाय द वे ऐसा हर रिएक्शन में नहीं होता, ओनली जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा होता है कि इसके लिए रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, देखो रे, हमने जब इसकी रेट लिखी थी तो क्या लिखा था, K0 A0 की पावर 0। मैंने लिखा था dx/dt इज इक्वल टू K0। लिखा था क्या भाई, इस A0 की पावर 0 को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कह सकते हो क्या कि जो जीरो ऑर्डर की रेट होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। लिख सकते हो क्या, जीरो ऑर्डर की रेट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। बोल भी दो, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से अभी बता देता हूँ, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन doesn't depends upon initial concentration of reactant। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, आप क्या देखोगे, देखो dx/dt इज इक्वल टू K0 A0 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पावर 0 आ रही है। तो आपके पास सीधा यहाँ से आ रहा है क्या, dx/dt, या फिर आप इसको रेट कह दो। सीधा क्या कहोगे, रेट इज इक्वल टू K0 A0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या, पावर क्या आएगी, 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, रेट इज इक्वल टू K0। और आप ये भी लिख सकते हो क्या, K0 क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हो क्या, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है भाई, ओके। अगर आपको कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है किस के बीच में, रेट वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है, रेट वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन A0 के बीच में वो कर्व बनाना है। तो क्या करोगे, ऐसा कर्व बनेगा क्या, देखो ऐसे वाला कर्व बनेगा क्या, क्यों बनेगा, हमने कहा रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती। देखो भाई, जब जीरो कंसंट्रेशन है ना, तो भी रेट इतनी ही है। जब आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इतना कर दिया, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो भी रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, रेट तो इसी पॉइंट पे है। आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इतना कर दिया तो भी रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, इतना इंक्रीज कर दिया तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा। कितना ही कंसंट्रेशन को कितना ही इंक्रीज करो, आप भर के टब भर के कंसंट्रेशन की डालो, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ध्यान रखना, करो समझ में आ गया। रटना तो किसी चीज़ को है ही नहीं, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस समझते रहना है, एक चीज़ को समझेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 3, आप ये कह सकते हो क्या कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, जो
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पता है कहाँ से? यहाँ से आपके पास क्या आई थी, x इज इक्वल टू K0T आई थी, इक्वेशन आई थी एक, यहाँ से x प्रोपोर्शनल टू t कह सकते हो क्या? ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं। तो अपने को अगला पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 3, concentration of product increases with increasing टाइम। ठीक है, टाइम के बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, ओके। कैसे समझोगे? फॉर एग्जांपल एज वी नो x इज इक्वल टू क्या था, K0T। ये क्या थे आपकी, क्या थी, इंटीग्रल रेट इक्वेशन थी। हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि x है वो प्रोपोर्शनल है किसके, t के। ये तो कह सकते हैं कि x इंक्रीजेज टाइम इंक्रीजेज, या टाइम इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो आपको यहाँ से कर्व बनाना है किसके बीच में, किसके बीच में कर्व बनाना है, x वर्सेज t के बीच में कर्व बनाना है। ठीक भाई, तो देखो x जो पहले वाला होता है उसको कहाँ लेते हो, y एक्सिस पे, दूसरे वाला होता है उसको कहाँ लेते हो, x एक्सिस पे। और ये लो, अब बताओ रे, इसको तो कहाँ लेना है, y एक्सिस पे, इसको कहाँ लेना है, x एक्सिस पे। कोई प्लस प्लस में कुछ है नहीं, ये क्या है, m है क्या, कौन सा कर्व बना, y इज इक्वल टू mx। और y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनता है क्या, देख लो, खुद देख लो। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो रे, वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ऊपर, आगे देखो। अब टाइम इंक्रीज हो कितना हो गया, तो कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गई, फिर आगे जाओगे कंसंट्रेशन और इंक्रीज होती रहेगी। तो जैसे हम टाइम इंक्रीज करते जाते हैं वैसे कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं अपन। ठीक, चलो ठीक, बताओ पॉइंट नंबर 4। हाफ लाइफ की इक्वेशन याद है क्या, क्या थी, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K0, ये थी क्या। आप यहाँ से ऐसे ये लिख सकते हो क्या, जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, A0 के। टी हाफ प्रोपोर्शनल है किसके, A0 के। जब आपने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो कांस्टेंट लगा देना, 1/2K0, 1/2K0 कांस्टेंट लगा देना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हाफ लाइफ होती है, जो हाफ लाइफ होती है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। हमने एक भी पॉइंट याद किया क्या, अरे बोलो, किया क्या, नहीं किया। बस वो एक जो अपने को समझनी थी वो समझ ली, इसके बाद में कुछ भी अपने याद नहीं किया, बस उन्हीं से बना बना के लिख रहे हैं। जहाँ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने अगला पॉइंट लिखा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, A0/2K0। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो, टी हाफ है और प्रोपोर्शनल है किसके, A0 के। ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके, A0 के। अब आपको क्या करना है, एक कर्व बनाना है, कर्व ये बनाना है टी हाफ वर्सेज
ए नोट कर्व बनाना है आपको, ठीक है, टी हाफ वर्सेज ए नोट कर्व बनाना है। तो यार इक्वेशन इसको कुछ मॉडिफाइड करके लिख लेना। ये लो, टी आप कहाँ चाहिए आपको, जो पहले वाला होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, दूसरे वाला होता है उसको कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेना है। तो टी आपको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे, ए नोट को कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पे। जो बच गया उसको कहाँ लोगे, क्या बच गया, वो एम बच गया, क्योंकि एक्स से पहले आ रहा है इसलिए एम, प्लस प्लस में कुछ है नहीं। कौन सी इक्वेशन बनी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स बन गया। और वाई इज इक्वल टू एम एक्स का जो कर्व है वो कैसा बनता है, वाई पे क्या लोगे, टी हाफ लोगे, एक्स पे क्या लोगे, ए नोट आप लोगे। बोलो क्या होगा, ये वाला कर्व बनेगा क्या, बनेगा, ठीक है। अब बताओ स्लोप बताओ इसका, बताओ फटाफट, इसका स्लोप बताओ, बता सकते हो क्या है स्लोप, ये रहा 1/2 स्लोप क्या है 1/2 अब बताइए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर ए जीरो डायरेक्शन व्हेन वी ड्रॉ या फिर व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टी हाफ वर्सेज ए नोट फॉर जीरो डायरेक्शन when we plot a graph between t half and a node, then slope of graph is 2 into 10 to the power minus 2 mole inverse liter second. Then calculate rate constant of reaction। ध्यान रखना क्या किया उसने, ये कहा कि हम टी आप और ए नोट के बीच में कर्व बना रहे हैं, तो आपको ये कर्व पता होना चाहिए, ये कर्व आपको पता होना चाहिए। कहाँ से, इस इक्वेशन से आपको ये कर्व पता होना चाहिए। तो आपने क्या कहा कि उस रिएक्शन का जो स्लोप आ रहा है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि उस रिएक्शन का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 × 10⁻²। स्लोप की वैल्यू दे दी। क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। रेट कांस्टेंट क्या है, K0। तो K0 को इधर ले आओ, स्लोप को यहाँ ले आओ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻² को ऊपर लेके जाएगा तो 10⁻+ का 2 हो जाएगा, ठीक है। 100/4 25 आंसर आ गया, 25 आंसर आ गया। और के नोट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो वो जो यूनिट नीचे आ रही थी इसके साथ वो भी ऊपर जाके चेंज हो जाएगी और मोल पर लीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, कंपटीशन में बता रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड NVS, KVS, MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, कोई भी स्टेट की PSC एग्ज़ाम ले लो, वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ईजी है केमिकल काइनेटिक्स, कहने ही क्या है इसके। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सीखते जाओ बस मेरे साथ, ठीक है। वेरी गुड, 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और देख लेते हैं, मुझे बताओ क्या जीरो डायरेक्शन 100% कंप्लीट होती है क्या, हाँ सर होती है, बिल्कुल होती है। अगर 100% कंप्लीट होती है तो उसको कंप्लीट होने में 100% कंप्लीट होने में कितनी टी हाफ रिक्वायर होगी। 400% completion of zero direction, number of T half R या फिर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टी हाफ आर, कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होगी,